हेलो स्टूडेंट्स, हेलो दोस्तों। आज हम रासायनिक बलगतिकी का अध्ययन करेंगे। ये हमारे केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर है। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? चौथा। इसके इस रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत हम तीन चीजों का अध्ययन करते हैं। देखो क्या, एक तो अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया की क्रियाविधि का, अभिक्रिया की क्रियाविधि का या अभिक्रिया को प्रवाहित करने वाले कारक, करने वाले कारक। तो इन तीन चीजों का हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत। ये आपको पता है रसायन विज्ञान की शाखा है, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया की क्रियाविधि को तथा अभिक्रिया को प्रवाहित करने वाले कारकों का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इन तीन चीजों का अपन अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टडी करते हैं। आज फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो देखिए रासायनिक बलगतिकी ये चैप्टर है और इसके अंतर्गत हमने अभी देखा कि तीन चीजों का अध्ययन करते हैं: अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया की क्रियाविधि का और अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। इसके आधार पर, अभिक्रिया के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है, पहला है अति तीव्र अभिक्रिया, अति तीव्र अभिक्रिया। ठीक है, दूसरी है अति मंद अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया, और एक है मध्यम अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? मध्यम अभिक्रिया। ठीक है, मध्यम अभिक्रिया। इसको सही से लिख देता हूं थोड़ा सा, अभिक्रिया। ठीक है, तो इन तीन चीजों का अपन क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अति तीव्र अभिक्रिया का, अति मंद अभिक्रिया का और मध्यम अभिक्रिया का। अति तीव्र अभिक्रिया क्या होती है कि ये रासायनिक अभिक्रिया है जो अत्यधिक तीव्र वेग से, अत्यधिक तीव्र वेग से, तीव्र वेग से, यानी ये 10 की घात -14 से 10 की घात -16 वेग से चलती है। यानी इतना जल्दी ये अभिक्रिया को पूर्ण कर देती है। तभी इसके अध्ययन है ना, इसका अध्ययन रासायनिक बलगतिकी में नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके अभिक्रिया के वेग को ज्ञात करना असंभव है, संभव नहीं है। अपन इसके अभिक्रिया को वेग को कैसे ज्ञात करें भाई? अभिक्रिया वेग को ज्ञात करें इतने में तो ये अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है 10 की घात -14 से 10 की घात -16 वेग से। तो बताओ, ये इतनी तेज अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, तो क्या इसका अध्ययन अब रासायनिक बलगतिकी या फिर इसका वेग ज्ञात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अति मंद अभिक्रिया, अति मंद, अब जैसे अति तीव्र है तो तीव्र वेग से चलेगी, अति मंद मंद वेग से चलेगी। तो मंद वेग से तो अभिक्रिया, ये अभिक्रिया क्या करेगी? बहुत मंद वेग से संपन्न होती है, बहुत मंद वेग से संपन्न होती है, बहुत मंद वेग से संपन्न होती है। इसी प्रकार इसका रासायनिक बलगतिकी में अध्ययन करना समय, क्योंकि ये मापन योग्य है, इसका वेग माप सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मध्यम अभिक्रिया है, इन दोनों की बीच की अभिक्रिया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये मध्यम अभिक्रिया है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे, इसके बाद हम क्या स्टडी करते हैं वो देखिए आप। इसके बाद हम स्टडी करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के वेग। रासायनिक अभिक्रिया का वेग देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया का वेग।
क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया का वेग? केमिकल रिएक्शन रेट, केमिकल रिएक्शन, यानी वेग को अपन फिजिक्स में तो वेलोसिटी कहते हैं, लेकिन यहाँ वेग को रेट कहेंगे, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया वेग, ठीक है, इसकी परिभाषा पे बात करते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रति इकाई समय में प्रति इकाई समय में क्या कर लेती है? अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में क्या कर लेती है? परिवर्तन कर लेती है। अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन कर लेती है प्रति इकाई समय में, हर एक प्रति इकाई समय के बाद अभिकारक तथा, जैसे अभिकारक में क्या होता है? हमेशा कमी होती है, और उत्पाद में हमेशा वृद्धि होती है। रिएक्टेंट में हमेशा कमी और प्रोडक्ट में हमेशा वृद्धि। तो इसमें अभिकारक में कमी की दर निकाली जाती है और तथा उत्पाद में वृद्धि की दर निकाली जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, यानी किसी भी अभिकारक की सांद्रता में कमी की दर या विलुप्त होने की दर निकालें। विलुप्त होने की दर या कमी की दर, बात एक ही है, विलुप्त होने की दर या कमी की दर निकालें तो कौन से सूत्र से ज्ञात की जा सकती है? आइए देखें। देखो, मान लो आपके पास अभिकारक की सांद्रता में कमी है, सांद्रता में कमी, तो बराबर अभिकारक की सांद्रता में कमी है, तो बताओ सूत्र क्या निकलेगा? अभिकारक की विलुप्त होने की दर निकाल लो, माइनस में निकलेगी क्योंकि कमी है तो माइनस में निकाली जाएगी। तो माइनस अभिकारक की कमी की दर बटा समय अंतराल, तो ये फॉर्मूला आ जाता है समय अंतराल कि जब अभिकारक की सांद्रता में कमी हो तो अभिकारक की कमी की दर निकाल के आप समय अंतराल का क्या है? एक समय अंतराल, ठीक है। अब आपको निकालना है अभिक्रिया का वेग। तो बताओ कैसे निकलेगा अभिक्रिया का वेग? इस अभिकारक की सांद्रता में कमी की सांद्रता में कमी बटा उसके स्टैक्योमेट्री गुणांक, स्टैक्योमेट्री गुणांक गुणा समय अंतराल, तो ये भी फॉर्मूला है। अगर यहां माइनस के चिन्ह को हटाना है, यानी आपको अभिकारक की सांद्रता में कमी का मान धनात्मक करना है, धनात्मक, तो आप इसको -1 से गुणा कर दो तो आपके पास अभिकारक की जो सांद्रता में कमी है ना वो धनात्मक भी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अपन को करनी नहीं है, वो तो बस बताया है कि अगर आप करना चाहो तो -1 से कर लो, ठीक है। तो बेसिकली ये फॉर्मूले बनते हैं जब अभिकारक की सांद्रता में कमी हो और आपके पास अभिक्रिया का वेग निकालना हो। ऐसे ही उत्पाद में निकालना है, उत्पाद में, तो उत्पाद में कैसे निकलेगा? देखिए, उत्पाद में अभी निकालना हो, उत्पाद में हमेशा वृद्धि की दर निकाली जाती है, या तो अभिकारक की कमी होने की दर निकाल रहे, वहां उत्पाद की वृद्धि की दर निकाली जाएगी। तो उत्पाद की वृद्धि की दर बराबर, बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा? भाई फॉर्मूला तो सीधी सीधी बात है, अभी उत्पाद की सांद्रता में, उत्पाद की सांद्रता में, ये तो लिखेंगे सांद्रता में
वृद्धि की दर, वृद्धि की दर। तो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर निकाल रहे हैं अपन। तो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर को कैसे निकालेंगे वो देखें। उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर, वही फॉर्मूला बन जाता है, में वृद्धि बटा इस समय अंतराल से निकाल लो। और आपको अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना है, अभिक्रिया का वेग। तो आप उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि की दर में वृद्धि बटे वृद्धि की दर, वृद्धि है ना, अपन दर निकाल रहे हैं, तो उसकी वृद्धि में, उसकी दर में कितनी वृद्धि हुई, तो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटे उसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक इंटू समय अंतराल, स्टोइकियोमेट्रिक इंटू समय अंतराल। तो इससे भी वो निकाली जा सकती है उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। ठीक है, अब हम यहाँ इसके बाद अभिक्रिया वेग की इकाई का अध्ययन करेंगे कि अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होती है। तो देखो, अभिक्रिया वेग की इकाई, अभिक्रिया वेग की इकाई सांद्रता समय इनवर्स होती है, सांद्रता समय इनवर्स। यानी यदि मान लो, देखो अभिक्रिया वेग की इकाई देखना चाहो, अभिक्रिया वेग की इकाई देखनी है तो वो होती है सांद्रता समय इनवर्स, सांद्रता ये समय इनवर्स, सांद्रता समय इनवर्स। कैसे, मान लो यदि किसी सांद्रता की इकाई अपन को मोल प्रति लीटर दे रखी हो, मोल प्रति लीटर, ठीक है, मोल प्रति लीटर दे रखी हो, और समय की इकाई सेकंड दे रखी हो, मान लो सेकंड, जैसे मान लो ये तो है सांद्रता की इकाई और अपन को किसी भी टाइम दे रखा है, मतलब समय की इकाई दे रखी हो सेकंड, तो अपन अभिक्रिया वेग की इकाई ऐसे तो लिखेंगे कि भाई मोल लीटर, भाई मोल लीटर इनवर्स, इसको हटा दो, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होगी कि नहीं होगी। तो मान लो अभिक्रिया वेग की इकाई सांद्रता समय इनवर्स में कैसे बोल रहा हूं कि मान लो किसी समय, मतलब सांद्रता की आपको इकाई दे रखी हो कि मोल प्रति लीटर, और आपको समय, मतलब समय की इकाई दे रखी हो सेकंड, तो अपन ऐसे तो लिखेंगे भाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है, तभी तो सांद्रता समय इनवर्स बनी। तो ये था अभिक्रिया वेग की इकाई के बारे में। उसके बाद आपके पास औसत अभिक्रिया वेग आ जाता है, तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग आ जाता है, उसको आप खुद ही पढ़ लेना, ठीक है। वेग नियम, वेग नियम, रेट लॉ क्या होता है, देखो रेट लॉ का मतलब क्या होता है, वेग नियम ऐसे कहता है रेट लॉ, रेट लॉ के अंतर्गत, बस इसको ही, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा आज का, फिर हम कल अभिक्रिया की कोटि, इसके बाद हम अभिक्रिया की आणविकता, इनको भी स्टडी करेंगे, ठीक है। अभिक्रिया की आणविकता भी है, अभिक्रिया की कोटि है, उन दोनों के मध्य अंतर भी है, लेकिन अभी आप वेग नियम को समझो। देखो वेग नियम क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक, एक तो मैं बता देता हूं वेग व्यंजक क्या होता है। वेग व्यंजक एक बेस्ट उदाहरण से समझो, देखो यहां ये आपके पास ए है, मतलब ए, और एक आपके पास ए बी है, ठीक है, जो डायरेक्टली उत्पाद में चेंज हो जाते हैं। तो मैं यहां लिखा हूं उत्पाद, क्या लिख दिया मैंने, डायरेक्टली उत्पाद। वेग व्यंजक बता रहा हूं, वेग नियम के हिसाब से चल रहा हूं मैं, वेग नियम, क्योंकि ये हमारे इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक रहेगा। वेग व्यंजक ए
तो इस बी ऐसा हो जाएगा बी, तो ये ए है और ये बी है, इन दोनों की मोल ए बी है। और हमें डायरेक्टली चेंज कर दिया किसमें, उत्पाद में, यानी प्रोडक्ट में इसको चेंज कर दिया। डायरेक्ट लिख देता हूं प्रोडक्ट पी। तो अब इसकी ए और बी, जो ये ए और बी के मोल्स हैं, ए और बी, इसमें घातांक लगा दो। एक तो x है और b में y घातांक है, तो ये वेग बराबर वेग के क्या हो जाते हैं, समानुपाती हो जाते हैं। क्योंकि ये घातांक मैंने अपने मन से नहीं लगाए, ये प्रयोग द्वारा निर्धारित घातांक है, ये प्रयोगों से लगाई गई घातांक है x और y। यहां x अभिक्रिया y के सापेक्ष, जब आप अभिक्रिया की कोटि पढ़ोगे तो यह x अभिकारक a के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है, और जब आप b देखोगे ना तो तो वो b के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है, और जब दोनों को जोड़ोगे तो x प्लस y अभिक्रिया की कुल कोटि मानी जाएगी। लेकिन हम तो वेग नियम की बात कर रहे हैं, तो वेग समानुपाती a और b, क्योंकि मैंने इनको मोलर सांद्रता की पदों में लिख दिया। किसकी पदों में लिख दिया, मोलर सांद्रता की पदों में। मोलर सांद्रता की पदों, तो मोलर सांद्रता की पदों में लिखकर इनमें प्रयोग द्वारा निर्धारित घातांक लगा दिया, तो वो क्या कहलाता है, वेग नियम कहलाता है। परिभाषा सुन लो दोबारा। किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की मोलर सांद्रता के पदों में प्रयोग द्वारा निर्धारित घातांक लगाकर, देखो b है और x और y प्रयोग द्वारा निर्धारित घातांक लगाकर व्यक्त किया जाता है, वेग नियम कहलाता है। क्योंकि वेग समानुपाती है अभी a और b, यानी मोलर सांद्रता की पदों और उसके घातांक के। तो जब इसका समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक स्थिरांक आता है k, जैसे अब ये जो स्थिरांक आया है ना, ये स्थिरांक, ये इसका एक नाम दिया जाता है k, यहाँ एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे वेग स्थिरांक को माना जाता है, वेग स्थिरांक माना। तो ये था वेग नियम। अगर इसका अवकलन समीकरण लिखना है, अवकलन समीकरण, तो कैसे लिखेंगे, देखो इसका अगर आपको अवकलन समीकरण लिखना है तो देखो कैसे लिखते हैं। जैसे अपन अवकलन डायरेक्टली लिखते हैं, माइनस dr बटे dt बराबर के a की घात x और b की घात y। तो ये इसका अवकलन समीकरण है, यहां से लेकर यहां तक इसका, यहां से लेकर और यहां तक इसका अवकलन समीकरण है। उसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, देखो कैसे। जैसे मैंने तो अभी समझाने के लिए ऐसे लिख दिया, इसको साफ साफ और लिख सकते हैं अपन। देखो जैसे मैंने बोला अभी कि वेग जो है वो वेग है समानुपाती a x के और b y के, यानी ये प्रयोग द्वारा निर्धारित घातांक है। और जो मोलर यानी इन अभिकारकों को मैंने मोलर सांद्रता की पदों में लिख दिया और प्रयोग द्वारा जो निर्धारित घातांक है उनको लगाकर वेग नियम को क्या किया, व्यक्त किया। जब स्थिरांक हटाएंगे यानी ये समानुपाती हटाएंगे तो एक स्थिरांक आता है आपके पास की, जिसे अपन समानुपाती स्थिरांक भी कहते हैं और वेग स्थिरांक भी कहते हैं। समानुपाती स्थिरांक है क्योंकि भाई समानुपाती चिन्ह हटा के तभी तो ये लगाया, तो इसलिए समानुपाती स्थिरांक है। लेकिन इस k को वेग स्थिरांक बोल दिया जाता है, वेग स्थिरांक। और जब इसका मैंने बोला अवकलन समीकरण लिखेंगे तो dr बटे dt बराबर k
a की घात x और b की घात y। तो ये यहां से लेकर यहां तक अवकलन समीकरण है, इसका वेग नियम। वेग नियम के भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे वेग व्यंजक है, वेग समीकरण है, और प्रायोगिक संवेग समीकरण बोला जाता क्योंकि ये जो घात है ये प्रयोग द्वारा है, तो इसलिए प्रायोगिक वेग समीकरण भी है। यहाँ माइनस का चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ अभिकारकों की मोल सांद्रता के पदों में घातांक कौन हो गई, x और y, जो हमने प्रयोग द्वारा निर्धारित की गई, ठीक है। तो ये था पूरा वेग नियम। थैंक यू।